There was a technical issue. So what quantization means? Quantization का मतलब क्या है? Quantization means that the body is a basic fundament. And आपसे पूछे कि what is the quanta of charge? So charge का quanta क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होगा, whatever will be the charge on an electron, जो भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, जो भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, दैट इज द बेसिक क्वांटा ऑफ चार्ज. सो दिस इज वन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पिछले क्लासेस में बात कर चुके हैं. सेकेंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज कैन बी, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी में चार्ज किसके कारण है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में किसके कारण है? बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो चार्ज इज ट्रांसफरेबल. So second property of charge is that charge is transferable. हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं. And if we'll consider isolated system, third property is charge can be transferred, that is electron can be transferred from one object to another object. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. थर्ड क्वांटिटी इज दैट फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हमने सिस्टम को एक्सटर्नल सराउंडिंग से आइसोलेट करके रखा हुआ है, देन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज इज कंजर्व. चार्ज कैसा है? कंजर्व है या कांस्टेंट है. चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज कैसा है? कंजर्व्ड है. मतलब ना तो हम नया चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही चार्ज को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पूरे ऑब्जेक्ट को हम आइसोलेट कर दें, सराउंडिंग में कुछ नहीं है, अगर आप एक रूम के अंदर आइसोलेट हो जाएं, इफ देयर आर 10 पर्सन्स, एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 लोग आपस में एक दूसरे की जगह मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर एक लॉक रूम है, अगर हमने एक रूम में लॉक कर दिया और 10 इंसान बैठे हुए हैं उसमें, तो व्हाट वी कैन डू? लेट दे इन ए लॉक्ड रूम, एक लॉक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं, फाइन, ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप के 10 लोग बैठे हुए हैं. सो व्हाट इज नंबर? टोटल नंबर इज कंजर्व. ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है. एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, और एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कैसा है? कंजर्व है. हम ना तो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरा चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैसा है? कंजर्व है. तो आपस में हम एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशंस को, एक्सचेंज कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं. लेकिन अगर पूरा सिस्टम हमने आइसोलेट कर दिया है, तो टोटल चार्ज क्या है? कंजर्व है. So this is another property of charge. We have talked about this. Next property we will talk. Next property क्या है? That charge always contains mass. चार्ज हमेशा क्या होगा? चार्ज में हमेशा मास होगा. तो चार्ज इज ऑलवेज मास. चार्ज ऑलवेज कंटेन्स मास. तो चार्ज ऑलवेज कंटेन मास. कोई किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है तो मास भी होगा. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है तो मास भी होगा. दीज आर द प्रॉपर्टीज विच यू हैव डिस्कस्ड, और जिन पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, जब भी कोई चार्ज होगा, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट होंगे, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स विच इज हैविंग चार्ज, दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं? चार्ज हैं, Q1 Q2 हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट the force acting between two charged particle. Last class we have discussed about this also. I'll just force acting between charged particle. अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, so first of all this force was given by experimental law, Coulomb's law. This force was given by, the force acting between the two charged particle is given by Coulomb's law, and this law is completely experimental. ये लॉ कैसा है? कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है. एंड कीपिंग दिस लॉ ट्रू, इस लॉ को ही मान के हमने
जो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, कीपिंग दिस लॉ टू बी ट्रू। अगर ये लॉ गलत हो जाएगा तो जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, एवरीथिंग विल बी, जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, एवरीथिंग विल बी रॉन्ग, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो दिस लॉ, दिस इज एम्पिरिकल लॉ, ये आपका एम्पिरिकल लॉ है और इसी के बेसिस पे वट एवर विल डिस्कस। तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल होंगे तो दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। तो टू चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, और दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स, बिकॉज दैट विल बी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज के कारण जो फोर्स है। एंड दैट फोर्स वाज गिवन बाय Coulomb's law, and Coulomb's law gave that force for two static point charges. Static point charges. According to Coulomb's law is applicable only for static point charges. Coulomb's law किसके लिए applicable है? Static point charges के लिए applicable है। Coulomb's law is only applicable. These words are small words are very important. Static and point. ये बहुत छोटे छोटे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस, स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। एंड जो Coulomb's law, and what is Coulomb's law? Coulomb's law is the force acting between the two charge particle will be a constant, and that constant is written as 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 by r square. मीन्स फोर्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, पहली बात तो दो चार्ज पार्टिकल कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। और चार्ज पार्टिकल कैसे होने चाहिए? स्टैटिक होने चाहिए। दे शुड नॉट बी मूविंग चार्ज पार्टिकल नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बी मूविंग चार्ज पार्टिकल। सो इफ देयर आर टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, अगर दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इफ देयर आर टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगाएंगे? दैट विल सी, एंड दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एंड थर्ड थिंग, जैसे हम ग्रेविटेशन में बात करते हैं कि किस मीडियम में मास रखा हुआ है, इस पे फोर्स डिपेंड नहीं करता है, बट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेस आर केप्ट। इलेक्ट्रिकल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने चार्ज को रखा कहां पे। इलेक्ट्रिकल फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा, whatever the force act between the two charge particle, ये दो चार्ज पार्टिकल को हमने, दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल को हमने कहां रखा हुआ है? इन विच मीडियम किस मीडियम में ये चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं? उस मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कैसी है? ये चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिकल की दो चार्ज पार्टिकल हमने कहां रखे हुए हैं। वेयर द चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट। क्या ये चार्ज पार्टिकल एयर में रखे हुए हैं? क्या ये चार्ज पार्टिकल वाटर में रखे हुए हैं? या किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हैं? किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हैं। चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स इस पे भी डिपेंड करता है। So that k is nothing but epsilon naught is permittivity of free space, and k is what? This k is dielectric constant. K is what? This k is relative permittivity. First of all, this k is relative permittivity of medium, or this is also known as dielectric constant. Relative permittivity or dielectric constant. Dielectric constant. And for a dielectric medium, the value of this k or relative permittivity will always be more than 1. किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मोर देन 1 होगी, मोर देन 1 हमेशा होगी। तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी मोर देन 1 होगी, तो वी कैन राइट, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/k टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square, and this is the force when the charge particle are kept in vacuum or air. और k की वैल्यू मोर देन 1 होगी, इसका मतलब
किसी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बीच में ले आएंगे और पहले ऑब्जेक्ट एयर में रखे हुए थे तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द प्रोबेबल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर दो मीडियम कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, कुछ भी हमने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में चेंज नहीं किया, इनिशियली टू चार्ज पार्टिकल विल केप्ट एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, हमने उनके बीच के मीडियम को चेंज कर दिया, तो विल द फोर्स चेंज? क्या फोर्स चेंज करेगा? यस, एब्सोल्युटली द फोर्स विल चेंज, क्योंकि हमने बीच के मीडियम को चेंज कर दिया। पीपल जनरली स्किप दिस बिकॉज कांस्टेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। इलेक्ट्रिक फोर्स में कूलम्स लॉ में कांस्टेंट एब्सोल्यूट नहीं है। कांस्टेंट इज नॉट ए एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इट विल वेरी एज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, एज द मीडियम विल वेरी, दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विल वेरी। मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अगर वेरी करेंगे तो उनके बीच का कूलम फोर्स, उनके बीच का फोर्स भी चेंज करेगा, फोर्स भी वेरी करेगा। If the electrical property of the medium will change, definitely the force between them will also change. उनके बीच का फोर्स भी चेंज करेगा। So depending on that we can find the force. This we have talked about. हमने बात कर ली थी। We have talked about what is the direction of force. अब फोर्स क्योंकि वेक्टर है, तो ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज करेगा, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इलेक्ट्रिकल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। दैट डिपेंड्स कि फोर्स कैसा है। इफ द टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस, अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं मतलब सेम है, तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। एंड इफ टू चार्जेस आर अनलाइक चार्जेस, और अगर दो चार्जेस कैसे हैं? अनलाइक चार्जेस हैं, देन टाइप ऑफ फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज पार्टिकल विल अट्रैक्ट ईच अदर। टू चार्ज पार्टिकल विल अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज पार्टिकल आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एंड these forces are एक्शन रिएक्शन पेयर। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। दैट विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल क्या चेंज करेगा? केवल क्या ऑपोजिट होगा? डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। सिमिलर इज ओवर हियर। यहां पे दोनों चार्ज पार्टिकल लाइक हैं, सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड इन द सेकेंड केस चार्ज पार्टिकल आर से ऑपोजिट इन नेचर। चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट नेचर में, यहां पे सेम है, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर चार्ज पार्टिकल्स आर अनलाइक इन नेचर हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। What they will do? They will attract each other. एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। ये हमने पूरा कर लिया था। दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड वी हैव डन सर्टेन क्वेश्चंस आल्सो। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ऑन दैट बेसिस वी विल डू वन मोर थिंग आई विश टू सेल। हाँ, इलेक्ट्रिकल चार्ज पे एक और फोर्स आ सकता है। दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस फोर्स? सो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट कंजर्वेटिव फोर्स। ऑन दीज स्मॉल थिंग्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। बहुत छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूविंग टू ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। So in this question what is given? Question में क्या given है? That two very small spheres are initially neutral. If we'll read the question, अगर आप question को पढ़ें, if we'll read the question, two very small spheres are initially neutral. दो small spheres initially कैसे हैं? Neutral हैं. They are separated by a distance given 0.5 meter. दोनों आपस में कितनी डिस्टेंस सेपरेटेड है? 0.5
0.5 मीटर सेपरेटेड है। नाउ इन 3 into 10 to power 19 electrons, 3 into 10 to power 19 electrons are transferred from one sphere to other sphere. एक इलेक्ट्रॉन से, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। और आपको क्या बताना है, यू नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। आपको बताना है कि उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर हमें बताना है दो स्फीयर्स हैं, गिवन टू स्फीयर्स, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देयर आर टू स्फीयर्स and they are kept at a certain distance, considering these to be point spheres हैं, and they are kept at a certain distance, और इनके बीच का कुछ सेपरेशन गिवन है, and they are initially neutral, और दोनों स्फीयर्स कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। and what is the separation, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 0.5 मीटर। what is the separation between the charge, 0.5 मीटर। दोनों चार्ज के बीच का कितना सेपरेशन है, 0.5 मीटर। एंड व्हाट इज गिवन, क्या बोल रहा है कि एक से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, 3 into 10 to power 19 इलेक्ट्रॉन्स, एक से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और दूसरे को दे रहे हैं। तो जहां से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वहां क्या हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। और जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, विच चार्ज विल अपीयर, वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहां से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला वहां पे कौन सा चार्ज, वहां पे कमी हो गई चार्ज की अगर कमी हो गई देन विच चार्ज विल अपीयर, कैसा चार्ज आ जाएगा इस पे, यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जहां पे कमी होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जहां एक्सेस में हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, वहां इफेक्टिव चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो एज द इलेक्ट्रॉन विल मूव, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसी के मल्टीपल में चार्ज गेन करेगा। अगर जितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे उतने मल्टीपल टाइम्स ई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कहीं पे उसका मल्टीपल टाइम्स ई नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैज ट्रांसफर्ड, तो हमें पता है यहां से जितना चार्ज गया है नेगेटिव चार्ज, यहां जिससे जितना नेगेटिव चार्ज गया है, बिकॉज चार्ज इज एडिटिव, हम चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं, तो अगर हमने यहां से नेगेटिव चार्ज निकाला तो यहां पे बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो कितना चार्ज बचेगा, तो चार्ज ट्रांसफर्ड इज Q इज इक्वल टू N इंटू ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे हमें चार्ज पता है कितना है, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 19। तो व्हाट विल बी द चार्ज, N की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर 19 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो व्हाट इज द बेसिक चार्ज ट्रांसफर, 10 टू पावर -19, 10 टू पावर -19 कैंसिल, एंड 16 इंटू 3 comes out to be 4.8 कूलम। तो एक पार्टिकल पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस 4.8 आएगा, तो दूसरे पे उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक क्वांटिटी पे, एक ऑब्जेक्ट पे जहां से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है वहां पे कितना चार्ज आया है, प्लस 4.8 कूलम, और जहां इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पे कितना चार्ज आ गया है, -4.8 कूलम। एक पे प्लस 4.8 कूलम है, दूसरे पे -4.8 कूलम है। और आपको निकालना है दैट व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। यू नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो फोर्स के लिए आपको क्या करना है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक पे चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है, एक पे चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे।
कितना फोर्स लगाएंगे, दैट इज 1/4 इज 9 into 10 to power 9. Q1 Q2 value of Q1 is 4.8, Q2 is also 4.8, so this comes out to be 4.8 square divided by 0.5 square. Distance between them is 0.5. Decimal can be eliminated. Decimal can be eliminated. decimal को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. थोड़ा सा अगर आपको इफ यू नीड टू कैलकुलेशन, अब देखिए कैलकुलेशन की यहां बात आती है. आई थिंक इसमें देयर इज सम मिसप्रिंट. कैलकुलेशन की कुछ बात आती है. तो 4.8 डिवाइडेड बाई 5, 4.8 डिवाइडेड बाई 5 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देखिए हमेशा करना होता है. एवरीवन नीड्स टू डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन. और अप्रोक्सीमेट अगर कैलकुलेशन करें सो 9 into 10 to power 9 into this 48 can be considered 50 divided by 5 square. This comes out to be 10. So this value comes out to be ultimately 9 into this 10 square, और 10 square करेंगे और 10 to power 9, so this comes out to be 9 into 10 to power 11. So approximately 9 के साथ जो ऑप्शन होगा that will be your answer. And here there is I think 92.16 approximately, this is into 10 to power 10. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. So obviously आपका this will be approximately 9.216 into 10 to power 12 will be 11 will be. So I think 92.16 into 10 to power 10 will be your answer. यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन में कुछ 9.216 यहाँ पे जो प्रोडक्ट में लिखा होगा वो नहीं लिखा हुआ है. Otherwise it will be 92.16 into 10 to power 10 Newton. This will be. तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करनी, बिकॉज जब भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ये दूर दूर ऑप्शंस हैं, बहुत दूर दूर ऑप्शंस होंगे. जब भी दूर दूर आपको ऑप्शंस हैं देन यू कैन डू दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन. आप ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कभी भी गलती नहीं होगी. यू कैन डू दिस टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन. मूविंग फर्दर now we will talking about इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं. Now we will talking about इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिकल फोर्स की अगर हमने बात कर ली, we have talked about इलेक्ट्रिकल फोर्स. हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है. We have talked about that two charge particle will apply electrical force on each other. दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाते हैं. अब फोर्स लगता कैसे है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल. दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस कैसे फोर्स लगता कैसे है. सो दैट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड. कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में अपना एक इन्फ्लुएंस जनरेट करता है. एनी चार्ज पार्टिकल इफ विल कंसीडर एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लेट्स कंसीडर दिस इज अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल. सो ईच चार्ज पार्टिकल विल जनरेट ए इन्फ्लुएंस इन इट्स सराउंडिंग. हर एक चार्ज पार्टिकल अपनी सराउंडिंग में क्या जनरेट करता है, अपना एक इन्फ्लुएंस जनरेट करता है. लाइक कोई भी इंसान है, उस इंसान का भले कैसा भी इंसान हो, जितना पावरफुल होगा उसका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा होगा, जितना पावरफुल होगा उसका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा होगा. हर एक इंसान का कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस का एरिया होता है. तो सिमिलरली अगर जितना छोटा चार्ज पार्टिकल है तो उसका इन्फ्लुएंस कम होगा, अगर ज्यादा चार्ज पार्टिकल, बड़ा चार्ज पार्टिकल है तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा. तो एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में, एनी चार्ज पार्टिकल इन इट्स सराउंडिंग have some influence area and that influence is known as field. फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फील्ड है, उसका एरिया है, उसका क्षेत्र है. फाइन, हिंदी में अगर बोले तो उसका क्षेत्र है, उसका एरिया है, उसका इन्फ्लुएंस है उस एरिया में, उसका इन्फ्लुएंस है उस एरिया में कि अगर दूसरा कोई आएगा, इफ एनी अदर चार्ज पार्टिकल विल कम, सो दिस चार्ज विल हैव इन्फ्लुएंस. इस चार्ज का अपनी सराउंडिंग में एक इन्फ्लुएंस है
and in that influence area if any other charged particle will come, और उस influence area में अगर कोई दूसरा charged particle आएगा तो उस charged particle पे ये क्या लगाएगा, जो charged particle है कोई दूसरा test charge आएगा, that is known as test charge, तो उस दूसरे test charge पे ये charged particle क्या लगाएगा, force लगाएगा। तो कितना इन्फ्लुएंस है इस चार्ज पार्टिकल का अपने एरिया के किसी पॉइंट पे, कितना इन्फ्लुएंस है, दैट इज मेजर्ड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर हम एक फिजिकल क्वांटिटी से करते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस पे, इस चार्ज पार्टिकल का अपने इसके आर डिस्टेंस पे, इस चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस पे कितना इन्फ्लुएंस है, आर डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में कितना इन्फ्लुएंस है, that is measured by a physical quantity that is known as field. So electric field is what? Electric field is the area. Electric field क्या है? Electric field is the area. Electric field or electric field intensity. Electric field is basically a property. Electric field एक property है जो एक charge generate करता है. Electric field is a physical quantity which a charge generate in its surrounding. किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे चार्ज अपनी सराउंडिंग में क्या करता है, जनरेट करता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इस चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यहां पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण निकालते हैं, एक पॉइंट चार्ज के कारण ही निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के कारण, इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर Q नॉट की वैल्यू को हम 1 कर दें, इट विल कंसीडर Q नॉट टू बी 1 कूलम। Q नॉट की वैल्यू अगर 1 कूलम है, देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब अगर फोर्स की बात करें, फोर्स इज ए वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और हमने फील्ड को फोर्स के टर्म्स में लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। और अगर चार्ज, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, इफ Q नॉट इज +1 कूलम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है एंड दीज आर राइट साइड में। अगर ये वेक्टर है, फोर्स इज ए वेक्टर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? Electric field intensity is electric force acting per unit test charge and test charge we will take 1 coulomb. Test charge हम कितना लेते हैं, 1 coulomb लेते हैं। We will take electrical test charge to be 1 coulomb. So if electrical test charge is 1 coulomb, अगर चार्ज की वैल्यू, if Q naught is 1 coulomb, if Q naught is +1 coulomb, अगर Q नॉट की वैल्यू +1 कूलम है, देन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी F कैन बी रिटन एज F अपॉन Q नॉट। और Q नॉट अगर 1 कूलम है, तो व्हाट वी कैन राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होगा। So if Q naught, if E is equal to F, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन, बिकॉज दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं और दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, फोर्स भी इक्वल है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है,
क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इफ दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे प्लस क्यू नॉट प्लस 1 कूलम के दूसरे चार्ज को रखें, तो बाई कूलम्स लॉ ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा बाई कूलम्स लॉ, बिकॉज वी हैव डन एवरीथिंग वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, कूलम्स लॉ से। हमने जो भी डिराइव किया है कहां से डिराइव किया है, कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ इज ए एम्पिरिकल लॉ, और अगर कूलम्स लॉ गलत तो सब कुछ गलत। कूलम्स लॉ इज एन एम्पिरिकल लॉ। तो इफ दिस प्लस क्यू नॉट, अगर प्लस क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये प्लस क्यू वाला फोर्स, प्लस क्यू वाला क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पे, दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, इस चार्ज के कारण फील्ड निकालनी है, तो इस चार्ज के कारण फोर्स भी निकालेंगे। इस चार्ज के कारण प्लस क्यू नॉट पे फोर्स कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज है और फोर्स के डायरेक्शन में फील्ड भी होगा, सो इफ चार्ज इज ए पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, सो बिकॉज ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, will be away from the charge. So this is another. So for a positive charge, electric field will be, for a positive charge, अगर हम बात करें for a positive charge, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड इफ विल कंसीडर, और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, इफ द सेम चार्ज विल बी ए नेगेटिव चार्ज, और अगर यही चार्ज क्या हो जाए, एक नेगेटिव चार्ज होता, यही चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू कूलम होता, तो ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करता, देन इट विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता। और अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता, एंड इफ दिस विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, then whatever is the direction of force, same is the direction of field. Whatever is the direction of force का जो भी डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, अट्रैक्टिव है, चार्ज की तरफ है। इन प्रीवियस केस में फोर्स का डायरेक्शन किधर था, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन कैसा था, अवे फ्रॉम द चार्ज। प्रीवियस केस में पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे था, whenever the charge was positive प्लस क्यू कूलम था, then the force on the test charge was away from the charge, repulsive nature का फोर्स था। तो अगर फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन में ही फील्ड होगा, फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन में ही फील्ड होगा, तो फील्ड विल ऑल्सो बी अवे फ्रॉम द चार्ज, फील्ड भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। बट इफ विल कंसीडर, अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं, इफ विल मेक अनदर डायग्राम, तो इफ अनदर चार्ज इज ए नेगेटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज कैसा है, if we'll consider another charge which is a negative charge particle है, this is a negative charge particle, so because of this negative charge particle, the force at any distance r distance पे जो फोर्स होगा ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस 1 कूलम पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स कैसा लग रहा होगा, यहां पे अट्रैक्टिव लग रहा होगा। ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा मतलब फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, फोर्स विल बी टूवर्ड्स द चार्ज एंड वॉट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो फोर्स का डायरेक्शन, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन वही फील्ड का डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर हम बात करें फॉर नेगेटिव चार्ज, तो फॉर ए नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज के लिए, फॉर ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, एंड these are very important, electric field will be towards the charge। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। So electric field intensity define the strength of a charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफाइन करता है, किसी भी पॉइंट पे चार्ज की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। दैट एट एनी गिवन पॉइंट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना चार्ज फोर्स लगा सकता है, व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स ए चार्ज कैन अप्लाई। किसी भी फील्ड में किसी भी पॉइंट पे चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है। तो अगर हमें फोर्स निकालना हो, as we have done that electric field intensity is written as force divided by force acting on test charge, any charge। तो अगर हम लिखें इलेक्ट्रिकल फोर्स that can be written as test charge into electrical field, that we can write test charge into electrical field। तो पॉइंट चार्ज के कारण अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी हो, फॉर ए पॉइंट चार्ज इफ वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, हमें ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर चार्ज पॉजिटिव है, सो इफ विल राइट इफ Q नॉट इज पॉजिटिव, अगर Q नॉट कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमने Q नॉट को पॉजिटिव लिया था, बट सिमिलरली वी कैन राइट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज नथिंग बट चार्ज पार्टिकल जिसपे फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इफ Q नॉट इज पॉजिटिव, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है जिसपे हमने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव ही मानते हैं। हम हमेशा टेस्ट चार्ज को कैसा मानते हैं, पॉजिटिव ही मानते हैं। बिकॉज वी हैव डिराइव्ड, हमने जो भी डिराइव किया कहां से डिराइव किया है, इंपेरिकल लॉ, कूलम्स लॉ से। वॉट एवर वी हैव डिराइव्ड, जो भी हमने डिराइव किया हुआ है, वॉट एवर वी हैव डिराइव्ड, हमने अभी तक जो भी डिराइव किया हुआ है, हमने कहां से डिराइव किया हुआ है, वी हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम कूलम्स लॉ। हमने जो भी डिराइव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, आगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे, एंड वॉट एवर कैपेसिटेंस की बात करेंगे। जो भी हमने डिराइव किया कहां से डिराइव किया है, दैट्स व्हाई आई हैव इनिशियली सेड, इसलिए मैंने इनिशियली बोला था कूलम्स लॉ इज एन एम्पिरिकल लॉ, और अगर कूलम्स लॉ गलत तो सब कुछ गलत। तो वॉट एवर वी आर रीडिंग, हम जो भी पढ़ रहे हैं किसको सही मान के पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ को सही मान के पढ़ रहे हैं। बिकॉज इफ कूलम्स लॉ विल फेल, एवरीथिंग विल फेल। अगर कूलम्स लॉ फेल करेगा तो सब कुछ फेल करेगा। तो वॉट एवर वी आर डूइंग, सो इन जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ, वी विल कंसीडर, हम क्या कंसीडर करके डिफाइन करते हैं, कंसीडरिंग टू बी कूलम्स लॉ। हम कूलम्स लॉ से ही इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम कूलम्स लॉ ओनली, कूलम्स लॉ से ही डिफाइन करते हैं। And defining electric field intensity, we will consider the test charge to be positive, और test charge को हम positive consider करते हैं। Now once we will have electric field intensity,
अब अगर किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में आपके इन्फ्लुएंस में अगर कोई बैठा हुआ है तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसे चला सकते हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में, किसी चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में, चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में, वेदर चार्ज इज गिवन और नॉट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स, कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, अब कोई चार्ज अपने ऊपर ही नहीं फोर्स लगाएगा, चार्ज पार्टिकल हमेशा किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। सो इफ देयर इज एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि उसमें हमने दूसरे चार्ज को रख दिया, तो उस दूसरे चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। दूसरे चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। एंड इफ दैट चार्ज इज पॉजिटिव, अगर वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इफ दैट चार्ज इज पॉजिटिव, अगर आपको कंफ्यूजन, इफ यू डोंट मेक एनी कंफ्यूजन, इफ विल कंसीडर दैट चार्ज पार्टिकल इज क्यू। तो इफ q इज पॉजिटिव, अगर q कैसा है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिकल फोर्स will be in the direction of electrical field, क्योंकि if q is positive, if q is positive, we can write Fe will be equal to plus q into E। इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स, बिकॉज राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, दैट शोज दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स वेक्टर आर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज इफ चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, दोनों साइड में पॉजिटिव है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। बट इफ q इज नेगेटिव, अगर चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है, चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है, दैट इज वी विल राइट Fe विल बी इक्वल टू माइनस q इंटू E। अब मैग्नीट्यूड में तो माइनस हो नहीं सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। बट व्हाट इज डिफरेंट, क्या ऑपोजिट है, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल। तो यहां पे फोर्स क्या है, फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज, जो डायरेक्शन है, और हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। दैट यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स इज opposite to यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड इफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, अगर हमने कोई चार्ज ही नहीं रखा हुआ है, दैट शोज कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। अगर कोई अनचार्ज्ड बॉडी को रख देंगे तो क्या अनचार्ज्ड बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। अनचार्ज्ड बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो होगा। दैट इज इन द कॉमन सेंस, इसका पूरे का मतलब क्या है, दैट इफ द चार्ज पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और अगर बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इफ देयर इज नो चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे एंड इफ दैट चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, देन द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इफ चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, force will be in the direction opposite to field, and if charge particle is zero, force will be, there will be no force, कोई force नहीं लगेगा। So depending on that we can find the question। इसकी बेसिस पे हमें क्वेश्चन भी मिल सकता है। So if you'll see, and if electric field is a constant, और अगर electric field constant है, if electric field is a constant, then force will also be constant। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो फोर्स भी वेरिएबल होगा। तो फोर्स विल बी इंटायरली डिपेंड्स ऑन फील्ड। नाउ इफ विल सी दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ 11th एंड 12th। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए 11th की, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी बेसिक, और ये बहुत बेसिक है।
that an electron traveling north enters in a region where the electric field is uniform and points east. क्या गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो किधर जा रहा है, ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, enters in an electric field which is uniform and pointing east. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ईस्टवर्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म. कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है. तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, राइटवर्ड. कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है हमें कोई मतलब नहीं, कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है हमें कोई मतलब नहीं. एंड व्हाट द क्वेश्चन सेज कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो किधर ट्रेवल कर रहा है, नॉर्थवर्ड ट्रेवल कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन है, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन जो किधर ट्रेवल कर रहा है, नॉर्थवर्ड ट्रेवल कर रहा है. किधर जा रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है. एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको बताना है द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कि मोशन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का. whenever the charge particle, whenever this electric charge particle, इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक चार्ज पार्टिकल है, और जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, ये चार्ज पार्टिकल कैसा मूव करेगा, क्या एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा या एक पैराबोलिक मोशन करेगा, कैसा मोशन करेगा, यू नीड टू फाइंड. आपको ही बताना है कि कैसा मोशन करेगा. यू नीड टू फाइंड विच टाइप ऑफ मोशन दिस चार्ज पार्टिकल विल डू, दिस इलेक्ट्रॉन विल डू. ये इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करेगा. तो व्हेनेवर दिस चार्ज पार्टिकल, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोचना कैसे, बहुत आसान है. अगर आपको नहीं से भी 11th भी नहीं पता है, 11th में भी आप भूल गए कुछ चीजें, बहुत आसान है, बहुत आसान है. इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है. तो इफ विल कंसीडर, बस आपको बेसिक मोशन का बेसिक्स आना चाहिए. मोशन का अगर आपको बेसिक्स आता है देन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग नॉर्थवर्ड. तो पहली बात तो आपको साइन डायरेक्शन पता होनी चाहिए, दैट इफ दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अगर हम एक पेज पे एक 2D डायग्राम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाए तो राइटवर्ड इज ईस्ट, लेफ्टवर्ड वेस्ट, अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ. और क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड. और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, और किधर पॉइंट कर रही है, ईस्ट की तरफ. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ईस्टवर्ड है. नाउ इफ इट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दिस फील्ड, इलेक्ट्रॉन अगर इस फील्ड में एंटर करेगा तो व्हेनेवर दिस इलेक्ट्रॉन विल रीच इन द फील्ड, जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अंदर पहुंचेगा, जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अंदर पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है. और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल में क्या लगाएगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगा, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा. अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा. और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, इन लास्ट स्लाइड वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स और फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. और अगर पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं है तो फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा. तो फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा. तो सिंस इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, और कैसा चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर दें
तो इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लेफ्टवर्ड है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का वो भी लेफ्टवर्ड होगा। फोर्स अगर लेफ्टवर्ड लग रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी लेफ्टवर्ड लगेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन है वो भी लेफ्टवर्ड लगेगा, और अगर एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड लगेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब लेफ्ट वर्ड में वेलोसिटी में चेंज भी आएगा, लेफ्ट वर्ड में वेलोसिटी में चेंज भी आएगा, मतलब वेलोसिटी भी चेंज करेगी किधर, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड वेलोसिटी में चेंज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब इस चार्ज पार्टिकल में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन विल, व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस चार्ज पार्टिकल, पहले भी मूव कर रहा था तो इसका कुछ वेलोसिटी v1 होगी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो ये v तो मेंटेन ही रहेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था, नॉर्थवर्ड में ना तो कोई एक्सेलरेशन एक्ट किया ना कोई रिटार्डेशन एक्ट किया, तो इसके पास फील्ड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी, कुछ v1 मींस द पार्टिकल विल मूव साइमल्टेनियसली इन नॉर्थवर्ड एंड साइमल्टेनियसली इन वेस्टवर्ड, साइमल्टेनियसली नॉर्थवर्ड भी जाएगा और वेस्टवर्ड भी जाएगा। मतलब कैसे मोशन में जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन में जाएगा। मतलब कैसे मोशन में जाएगा, टू डायमेंशनल। तो पहला तो ऑप्शन सीधे ही गलत, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन मतलब अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन क्योंकि नॉर्थवर्ड में कोई भी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नहीं है तो ये तो नॉर्थवर्ड जाता ही रहेगा, और साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्टवर्ड जाएगा, मतलब टू डायमेंशनल मोशन करेगा। टू डायमेंशनल में सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, दो, सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो टू डायमेंशनल मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है कि एक वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन भी नहीं हो सकता है। नाउ रिमेन्स हाइपरबोला एंड पैराबोला। नाउ रिमेन्स हाइपरबोला एंड पैराबोला, एंड इफ विल कंसीडर, थोड़ा सा अगर आप 11th को याद करें तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की कंडीशन क्या है, मोशन पैराबोलिक कब होगा, पैराबोलिक ऑल्सो टू डायमेंशनल मोशन, पैराबोलिक मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है। सो पैराबोलिक मोशन, ऑब्जेक्ट विल मूव इन ए पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, एंड नॉन कोलिनियर विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ कोलिनियर ना हो। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट दैट एक्सेलरेशन इज नॉट कोलिनियर विद वेलोसिटी, लेकिन वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कोलिनियर नहीं है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन वो वेलोसिटी के साथ सेम लाइन में नहीं है, क्योंकि अगर सेम लाइन में होता देन दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। अगर ऑब्जेक्ट, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लग रहा होता, अगर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है सेम कोलिनियर एक्सेलरेशन भी होता, सेम कोलिनियर फोर्स भी होता, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता, वन डायमेंशनल में मूव करता, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता या डिक्रीज करता। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ साथ वेलोसिटी के साथ कोलिनियर नहीं है, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नॉन कोलिनियर है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन द मोशन विल बी योर पैराबोलिक मोशन। तो मोशन कैसा मोशन होगा, पैराबोलिक, देन द मोशन विल बी ए पैराबोलिक। तो मोशन आपका कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। देन व्हिच टाइप ऑफ मोशन दिस इलेक्ट्रॉन विल डू, पैराबोलिक मोशन। तो पैराबोलिक की सीधे सीधे कंडीशन है, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन कब होगा, व्हेन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉन कोलिनियर एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नॉन कोलिनियर है और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक। तो बाय दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ विल सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन इफ विल सी, नाउ वी हैव डन, हमने बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो 1/q0, और अगर q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लिखें तो 1/4πε0 q0 by r², and q0 be cancelled out. So because of a point charge, electric force, electric field can be written as 1/4πε0 q by. So this is the formula of electric field. This is the formula of electric field due to a point charge. This is the formula of electric field due to a point charge. तो बस आपको इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे. An electric field with a magnitude of E1 exists at a spot 0.1 meter away from a charge at a place that is 0.6 meter away from the charge. Magnitude of electric field is E2. The ratio of electric field at point 1 and point 2 will be. आपको गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है, 0.15 डिस्टेंस पे है. दूसरा चार्ज पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है, 0.6 मीटर की डिस्टेंस पे है. आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा. यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना. यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा. एक पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 0.15 मीटर पे रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल 0.6 मीटर पे रखा हुआ है, और आपको बताना है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रेशियो बताना है आपको. E1 by E2, तो यहां से E1 by E2 क्या लिख सकते हैं, आई थिंक यहां पे भी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी. E1 by E2 विल बी इक्वल टू R2 by R1 स्क्वायर, R2 by R1, और आपको E1 by E2 निकालना है. R2 इज व्हाट, 0.6 अपॉन दिस विल बी 0.12, विल बी 0.12, और we'll see 0.15, we'll see whatever is, जो भी होगा we'll see 0.6 upon 0.15 whole square. Because we can write, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, because of a point charge electric field is inversely proportional. देखिए प्रोपोर्शनलिटी के रिलेशन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है, प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है. एक बार प्रोपोर्शनलिटी को आपको समझना है बस केवल. That for a point charge, electric field can be written as, point charge के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिखा है, 1/4πε0 q by r². That is, electric field is proportional to the product of charges, is proportional to the amount of charge. It is inversely proportional to square of distance between them. जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे इन्फ्लुएंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. जैसे जैसे चार्ज के पास आएंगे इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा. एंड वन मोर थिंग, केवल दो ही चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम कहां है, बीच में हमने क्या मीडियम रखा हुआ है, उस पे भी डिपेंड करता है. तो यहाँ 1/4πε0 k विल ऑल्सो बी देयर. लेकिन हम बात कर रहे हैं एयर की, बात करें अगर, तो एयर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, रिलेटिव परमिटिविटी विल बी 1. सो वी कैन राइट दैट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अगर एयर में रखा हुआ है और हमें क्या बताना है, चार्ज इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्स प्रोपोर्शन में है. सो व्हाट वी कैन राइट, E1 by E2 will be equal to R2 by R1 whole square. because inverse proportion है, E1 by E2 लिखेंगे तो यहां inverse हो जाएगा R2 by R1 whole square. R2 is given 0.6,
R1 is 0.15. This is 0.6 upon 0.15 whole square. And 0.6 upon 0.15, this 15, 4 ja 60. So this comes out to be 16:1. 16:1. So the ratio of electric field at point 1 and point 2 will be 16:1. So ratio of electric force at point 1 and 2 comes out to be 16:1. So this type of question will be asked. Definitely this type of question will be asked. ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. So you need to be sure about that. कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. अगर आप इफ वन विश टू राइट कि आपको एब्सोल्यूट लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. एनी मीडियम, यहाँ पे कुछ भी मीडियम हो सकता है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के विल राइट. So electric field because of any point charge will depends on three things. First is amount of charge. पहले तो किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा. दूसरा डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा. तीसरा किस मीडियम में हमने चार्ज को रखा हुआ है, हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा. तो आई होप दिस विल हेल्प यू. So today we will stop over here. आज हम यहीं पे रुकेंगे. In the next class we will move further and see and further we will talk about electric field lines. हमें नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे. तो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड इफ दिस विल हेल्प यू, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. जय हिंद. वंदे मातरम.